हेलो स्टूडेंट, आज हम आपका लेसन नंबर 3 जो कि जनसंख्या संगठन है वो शुरू करने जा रही हैं। उम्मीद है आपने सेकंड लेसन को ढंग से समझा होगा और जो भी क्वेश्चन या जो भी पॉइंट हमने आपको बताए हैं उनको आपने ढंग से कवर किया होगा। अगर नहीं कवर किया है तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना ताकि आपको जो भी डाउट रह गए हैं वो दूर हो सकें। तो आज हम आपका लेसन नंबर 3 शुरू कर रहे हैं। इसमें आप देखोगे सबसे पहले जनसंख्या संगठन होता क्या है, उसके बाद हम और विशेषताएं देखेंगे जनसंख्या के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पाठ एक नज़र में, यानी कि जो आपका एनसीईआरटी में दे रखा है उनको हमने यहाँ पर कुछ पॉइंटों में बांट दिया है। तो उन पॉइंटों में सबसे पहला पॉइंट है आपका लिंगानुपात क्या होता है। आप ये मान के चलिए, यानी कि यह पता होना चाहिए आपको लिंगानुपात क्या होता है। लिंगानुपात से हमारा अभिप्राय या तात्पर्य पुरुष स्त्रियों की संख्या के अनुपात से होता है। इसके अंतर्गत प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर गणना की जाती है, यानी कि ये पता किया जाता है कि 1000 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या कितनी है। तो ये पता करने के लिए हमें लिंगानुपात के माध्यम से देखते हैं कि प्रति 1000 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या कितनी है, उसको लिंगानुपात कहा जाता है। विकसित देशों में लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में होता है, यानी कि विकसित देशों में महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है, इसीलिए लिंगानुपात जो है वो महिलाओं के पक्ष में होता है। जबकि विकासशील तथा विकसित देशों में ये पुरुषों के पक्ष में होता है। जबकि विकासशील तथा विकसित, ये विकसित यहाँ पे रोंग दे रखा है, विकसित नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। विकासशील देशों में ये पुरुषों के पक्ष में होता है, यानी कि पुरुषों की संख्या ज़्यादा होती है और महिलाओं की संख्या कम होती है। उसके बाद है कुछ देशों में लिंग अनुपात प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या के रूप में भी परिकलित किया जाता है। जबकि भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में परिकलित किया जाता है, यानी कि लिंगानुपात निकालने के लिए कई देशों में महिलाओं की संख्या पे पुरुषों की संख्या देखी जाती है कि अगर महिलाएं 1000 हैं तो पुरुष कितने हैं। लेकिन आपके भारत में लिंगानुपात देखने के लिए हम 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को देखते हैं। उसके बाद आता है आपका आयु संरचना क्या होती है। तो आयु संरचना यानी कि किस आयु के कितने लोग हैं, विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। यह जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। तो एक तो आपने जनसंख्या संगठन के तहत लिंगानुपात देखा और दूसरा आप अब देख रहे हो आयु संरचना के बारे में। यह जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है, यानी कि इसके माध्यम से हमें जनसंख्या की काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। विकास परियोजनाओं में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि जो विकास संबंधी जो परियोजनाएं बनाई जाती हैं उनमें भी सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है कि कितनी आयु वर्ग के कितने व्यक्ति हैं, उनके लिए किस प्रकार की परियोजनाएं बनानी हैं। आयु संरचना में सबसे पहले आप देखोगे 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष यानी कि आयु वर्ग की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। कार्यशील जनसंख्या क्यों कहा जाता है, क्योंकि 15 साल से ऊपर के और 59 साल से कम आयु के जो व्यक्ति होते हैं वो काम करते हैं, जबकि 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की जनसंख्या का वर्ग जो होता है उसको वृद्ध जनसंख्या की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि 60 साल से अधिक उम्र के जो लोग होते हैं वो वृद्ध होते हैं और वो कार्य नहीं करते, इसीलिए उनको आश्रित कहा जाता है, ना कि कार्यशील कहा जाता है। और 15 साल से कम आयु के बच्चे जो होते हैं वो भी कोई काम नहीं करते, इस कारण से उनको भी आश्रित वर्ग में रखा जाता है। यही यहाँ पे दे रखा है। यदि 0 से 14 वर्ष की आयु को भी जोड़ दिया जाए तो वे आश्रित जनसंख्या कहलाते हैं। उसके बाद है आयु लिंग पिरामिड का आकार 3 प्रकार की जनसंख्या को दर्शाता है, यानी कि हम पिरामिड के माध्यम से 3 प्रकार से जनसंख्या को दिखा सकते हैं। एक होती है आपकी स्थिर जनसंख्या, एक होगी हारसमान जनसंख्या और एक होगी विस्तृत होती हुई जनसंख्या। तो देखिए, विस्तारित होती जनसंख्या का मतलब होता है वहाँ पे जनसंख्या जो है वो काफ़ी तेज़ गति से
बढ़ रही है। स्थिर जनसंख्या का मतलब है जनसंख्या स्थिर है, जन्म दर बढ़ती दर बराबर है। और ह्रासमान का मतलब होता है कि जनसंख्या बढ़ती दर जो है वो बहुत ही कम है। निवास स्थान के आधार पर जनसंख्या को नगरीय व ग्रामीण में बांटा जा सकता है, यानी कि जहाँ पे लोग रहते हैं निवास स्थान के आधार पर, जो लोग नगरों में रहते हैं उसको नगरीय जनसंख्या और जो लोग गाँव में रहते हैं उसको ग्रामीण जनसंख्या कहा जाता है। वह व्यक्ति साक्षर कहलाता है। यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है साक्षरता की कि साक्षरता क्या होता है। तो वह व्यक्ति साक्षर कहलाता है जो कि अपने रोज के जीवन में एक सरल वाक्य समझ लिख और पढ़ सके। आर्थिक विकास साक्षरता का कारण और परिणाम होता है। इसके साथ साथ में हम साक्षरता की आपको एक डेफिनेशन और बताते हैं। साक्षरता की डेफिनेशन भी बिल्कुल सही सिद्ध होती है कि 7 वर्ष से ऊपर का कोई भी बच्चा जो अपना नाम लिख सकता है और जो किसी भी भाषा को लिख और पढ़ सकता है वो साक्षर कहलाता है। इसका मतलब ये है कि 7 साल से कम उम्र का अगर कोई बच्चा है वो बेशक से इंग्लिश बोल सकता हो, इंग्लिश लिख सकता हो, उसको साक्षर नहीं माना जाता। और 7 साल से ऊपर का कोई भी है जो किसी भी भाषा को पढ़ सकता है, लिख सकता है, वो साक्षर होता है। ये भी एक साक्षरता का पैमाना होता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग है आपका आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत सक्रिय जनसंख्या के अनुपात का वितरण व्यावसायिक संरचना कहलाता है। एक और आपका जनसंख्या संगठन में आता है व्यावसायिक संरचना। देखिए व्यावसायिक संरचना आता है तो व्यावसायिक संरचना क्या होगी, ये आपको जो अभी जो हेडिंग आए ना, जैसे कि लिंगानुपात क्या होता है, आयु संरचना क्या होती है, पिरामिड क्या होता है, व्यावसायिक संरचना क्या होती है, उनके ऊपर हमने एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक हेडिंग के ऊपर एक एक प्रश्न तैयार कर रखा है, जो आपको हम नोटबुक में समय पे देते रहेंगे और आप उनको कवर करते रहोगे। तो उम्मीद है अब भी आपको काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा। और साथ में जो नोटबुक से हम आपको हर रोज़ पिक भेजेंगे उनसे आप इनको और अच्छे से समझ पाओगे। बाकी अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है नोटबुक में से और आपको लग रहा है कि जिस तरीके से हम आपको अब पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से आपको नोटबुक वाले क्वेश्चन भी पढ़ाए जाएं, तो फिर जल्दी ही मैं उनका एक PDF तैयार करूँगी। लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करके बताना होगा कि आपको PDF की ज़रूरत है या नहीं है। अगर आप पिक से लिख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। हम आपको जिस तरीके से हर रोज़ पिक भेज रहे हैं उसी प्रकार से भेजते रहेंगे। और अगर आपको वहाँ पे वो बातें संग से समझ नहीं आती हैं तो हम फिर उसके लिए आपके लिए PDF तैयार करेंगे। और जिस तरीके से आज हम आपको हेडिंग पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से जल्दी ही हम आपको वो सारे क्वेश्चन भी समझा देंगे। उसके बाद देख लीजिए व्यावसायिक संरचना बता रहे थे हम आपको। तो व्यावसायिक संरचना का मतलब होता है कि जनसंख्या का कितना हिस्सा कौन से कार्य में लगा हुआ है, यानी कि प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे हुए हैं लोग, द्वितीय में लगे हुए हैं या तृतीय में लगे हुए हैं। कितने लोग कृषि करते हैं, कौन से लोग कारखानों में काम करते हैं, कितने लोग सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं, यानी कि सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी लगी हुई हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी व्यावसायिक संरचना में आती हैं। उसके बाद आता है आपका सभी आर्थिक क्रियाओं को 4 भागों में बांटा जा सकता है। ये आगे आपके आर्थिक क्रियाकलाप है। सबसे पहले है प्राथमिक में मात्रा इस साइड से आएगी। उसके बाद है द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ व्यवसाय। इनमें से प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय के बारे में तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, आपने 9th में भी देखा था, 10th में भी देखा था और शायद आपने थोड़ा बहुत 1 में भी देख लिया होगा। लेकिन चतुर्थ सेक्टर जो है वो आपके लिए बिल्कुल नया होगा, तो उसको हम आपको एक एक क्वेश्चन के माध्यम से कॉपी में से भी दिखा देंगे और यहाँ पे बता देते हैं। तो अविकसित तथा विकासशील देशों में अधिकतर जनसंख्या। अविकसित का मतलब जहाँ पे विकास नहीं हुआ है, जहाँ पे आर्थिक पिछड़ापन बहुत ज़्यादा है, और विकासशील देश जहाँ पे विकास अभी चल रहा है। तो वहाँ की अधिकतर जनसंख्या जो है वो आपकी प्राथमिक व्यवसाय में ही कार्यरत है, यानी कि कृषि करना, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, यानी कि इस प्रकार के कार्यों में ही लगी हुई है। जबकि विकसित देशों में जनसंख्या द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ व्यवसाय में संलग्न होती है। तो यही फ़र्क होता है आपका आर्थिक विकास, यही फ़र्क होता है आपका विकासशील देशों और विकसित देशों में।
यानी कि विकसित देश वो होते हैं जहाँ पे विकास कंप्लीट तरीके से हो चुका है, और विकासशील देश वो होते हैं जहाँ पर अभी विकास जारी है। उसके अलावा आपने अविकसित देखा, अविकसित में आते हैं आपके जहाँ पर विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ, यानी कि पिछड़ी अवस्था में हैं। तो ये आपने कुछ विकासशील और विकसित के बारे में समझा। उसके बाद आते हैं आपके 1 अंक वाले लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ये वाले प्रश्न हम आपको आज नहीं करवाएंगे, आज के लिए तो आपको ये हेडिंग ही काफ़ी हैं। तो लेसन 3 शुरू करते ही आप सबसे पहले इन हेडिंग को ढंग से समझ लेना, ताकि हम जो भी क्वेश्चन आपको हर रोज़ दें वो चीज़ें आपके कम से कम समझ के अंदर की हों। ये नहीं लगे कि लिंगानुपात क्या होता है, आयु संरचना क्या होती है, कहाँ से होंगे, प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होता है। उम्मीद है आपने बहुत से नए शब्दों को आज देखा होगा और इनको आपने समझने की कोशिश भी की होगी। अगर आपको वीडियो एक बार समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। कंप्लीट वीडियो को देखें ताकि कोई भी जानकारी आपकी अधूरी ना रह जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी आपको कल करवाएंगे।